फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एज यानी वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, अगर हम वैदिक काल की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आने वाला कालखंड है जो कि 1500 से लेके 500 BC तक चलता है। ठीक है, 1500 से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक, ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसका पहला पार्ट है ऋग वैदिक काल, दूसरा पार्ट है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट है, और उत्तर वैदिक काल का कालखंड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, 1000 BC से 1500 BC तक। ठीक है, इस ऋग वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जो डेवलप होकर उत्तर वैदिक काल में अपनी अलग विशेषता के रूप में विकसित होती है। ठीक है, ये एक कबीलाई समाज था और यहाँ जाकर यानी उत्तर वैदिक काल में जाकर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ऋग वैदिक काल है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल को पढ़ाई की सुविधा के लिए हम इस 4 खंडों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका मूल निवास स्थान कहाँ था और इसकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके सामाजिक जीवन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भौतिक जीवन और जनजातीय संघर्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे किस तरह का जीवन रहा था, किस तरह का समाज था, लोग किस तरह से रहते थे। ठीक है, इनके बीच कौन कौन सी जनजाति थी और उनके बीच संघर्ष कैसे होता था। ठीक है, भौतिक जीवन में हम देखेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में लाते थे, इस समय कौन कौन से मृदभांड बनते थे, इनका घर कैसा होता था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे सामाजिक जीवन में। अगला हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे परिवार और कबीला। उस समय ये परिवार कबीला जो होता था ना, वो एक राजनीतिक इकाई भी होता था। तो आगे हम जानेंगे कि ये कैसे होता था। यहाँ पे राजा भी थे और बहुत सारी संस्थाएं थी जो राजा को शासन चलाने में सहायता प्रदान करती थी। ठीक है, राजा कोई भूखंड का मालिक नहीं होता था ऋग वैदिक काल में, वो आगे चलकर ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो जो भी था हम राजनीतिक जीवन में, ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। धार्मिक जीवन, हम यहाँ का धार्मिक जीवन भी देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे देवता थे और उन देवताओं की पूजा किस लिए की जाती थी, यहाँ पे यज्ञ किए जाते थे या नहीं, उसके बाद यज्ञ किए जाते थे तो किन चीज़ों की आहुतियाँ दी जाती थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं ऋग वैदिक काल में भी पढ़ने के लिए, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग वैदिक काल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वैदिक काल के ऋग वैदिक काल की, तो इसे समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा कि यहाँ जो लोग रहते थे, जो समाज था, वो कहाँ से आया था, यहाँ कौन लोग रहते थे। ठीक है, और कहाँ से आए थे। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कुछ कुछ चलते रही। ठीक है, करीब करीब 700 बिफोर क्राइस्ट तक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ चलते रहती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका भी डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पे रहते थे, उनका कोई विशेष कल्चर हमें नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन करीब करीब 1500 BC के आसपास हमें बहुत सारी अनेक डिफरेंशिएट विशेषताएं हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्यों में और साहित्यिक साक्ष्यों में मिलती है। ठीक है, तो इन विशेषताओं को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई नए लोग इन क्षेत्रों में आए होंगे। ठीक है, ज़रूर कोई नए लोग इन क्षेत्रों में आए होंगे। तो अब वो लोग आए होंगे तो कहाँ से आए होंगे और किन चीज़ों से हमें पता चला कि वे लोग आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम किन चीज़ों को देखकर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पीरियड में कुछ नए लोग आए। ठीक है, वो भी बाहर से। तो हमें कुछ इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे तुर्की में एक एशिया माइनर का साक्ष्य है। ठीक है, अभिलेख है एशिया माइनर, या फिर बोगज गोई का अभिलेख। ठीक है, यहाँ पे 2 कबीलों का उल्लेख हमें मिलता है, एक हित्ती कबीला, दूसरा मितन्नी कबीला। ठीक है, और उन दोनों कबीलों
के जो प्रमुख थे उन दोनों के बीच संधि होती है, ठीक है। और जब संधि होती है तो उन्होंने एक दूसरे को 4 देवताओं की कस्में खिलाते हैं, ठीक है। और उन 4 देवताओं को उल्लेख इन लोगों का जो साहित्यिक स्रोत होता है ना, इन लोगों का एक ग्रंथ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऋग्वेद बोलते हैं, उसमें उन चारों देवताओं का उल्लेख हम लोग को मिलता है। और इनके समाज में भी उन चारों देवताओं का उल्लेख हम लोग को मिलता है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग ज़रूर उसी एरिया से आए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम कस्सी का अभिलेख देखते हैं 1600 BC में। तो यहाँ भी हमें इन लोगों के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग आर्य थे, तो इन आर्यों का साक्ष्य हमें यहाँ भी मिलता है। तो हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि वे इन क्षेत्रों से गुजर कर भारत में प्रवेश किए होंगे, ठीक है। फिर भी इनका पता हमें ऋग्वेद से चलता है, इनकी सारी चीज़ों का पता हमें ऋग्वेद से पता चलता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक स्रोत है इस कालखंड के लिए, ठीक है ना। फिर भी ये लोग जो थे वो कहाँ से आए, इस पर बहुत सारे मत हैं इतिहासकारों के, बहुत सारे मत हैं अलग अलग तरह के। कोई इतिहासकार कहता है कि ये इंडिया से ही कहीं से आए, पामीर के पठार से आए, हिमालय से आए, तो अलग अलग जगह से मत है इतिहासकारों का। और कुछ इतिहासकार अगर भारत के बाहर देखें, ठीक है, उनका मत है कि ये लोग भारत के बाहर से आए, ठीक है। तो उसमें भी कई अलग अलग जगह इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन सबसे जो फैक्चुअल मत है, ठीक है, जो मान्य मत है एनसीईआरटी में जिसकी व्याख्या है, उल्लेख है, वो हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया से ये लोग यहाँ पे आए होंगे, ठीक है। सेंट्रल एशिया में कहाँ से, तो आल्प्स पर्वत जो है उसके पूर्वी क्षेत्र को, जिसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं, ये लोग वहाँ से आए होंगे ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये लोग हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। इनका धंधा मुख्यतः पशुचारण था। इनका जो समाज था उसमें पुरुषों की प्रधानता थी, ठीक है। घोड़े का सबसे अधिक महत्व था इनके समाज में, घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। और पालतू घोड़े, मैं आपको बता दूं, घोड़े का सबसे अधिक महत्व इनके समाज में था। और पालतू घोड़े सबसे पहले 6000 BC में हम लोग को काला सागर और यूराल के क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। वो सेंट्रल एशिया वाला इलाका हो गया, काला सागर और यूराल पर्वत जो है वहाँ के क्षेत्र में हम लोग को सबसे पहले घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, वो भी 6000 BC में। और अगर हम 3000 BC के आसपास की बात करें ना, तो वहाँ पे हम लोग को 60,000 घोड़े के हड्डी मिले हैं। वहाँ पे लगभग 60,000 घोड़े के हड्डी हम लोग को यूराल पर्वत के क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग जो थे वो घोड़े का उपयोग करते थे अपने जीवन में, ठीक है, अपने सामाजिक जीवन में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि 2000 BC के आसपास ये लोग उन्हीं घोड़े का यूज करके, यही लोग पर्वतों को पार करते करते ईरान इराक के रास्ते से होते हुए, तभी तो ईरान इराक के पास से होते हुए, तुर्की से गुजरते हुए यहाँ भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है। और इन जगहों से गुजरते हैं ना, इसलिए इन जगहों पे भी अपना साक्ष्य छोड़ जाते हैं। ये यहाँ पे भी हम लोग को उनके साक्ष्य मिलते हैं कि आर्य लोग यहाँ पे थे किसी समय में। तो फिर हम लोग इन्हीं चीज़ों के आधार पर ये अनुमान लगाते हैं कि वे लोग ज़रूर सेंट्रल एशिया से इन रास्तों से होते हुए भारत में आए होंगे, ठीक है। अब जब ये सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ना, तो ये लोग जिस जगह पे रहते हैं उसको हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब 7 नदियों वाला जो प्रदेश है, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे विकसित हुई थी, वहीं पे ये लोग सबसे पहले रहना शुरू करते हैं, जिसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। बाद में ये विस्तार होता है इनका, बाद में ये लोग फैल जाते हैं पूरे इधर मैदान, गंगा के मैदान वाले एरिया में, लेकिन शुरू में वे वहीं रहते हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी। अब आर्यों की जानकारी, मतलब इनके बारे में हमें जानकारी, सबसे ज़्यादा जानकारी तो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, ठीक है, जो कि हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ है। इनकी भाषा क्या थी? हिंदी यूरोपीय भाषा थी, ठीक है, मतलब यूरोपीय और हिंद, समझ रहे, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की ये भाषाएं बोलते थे, ठीक है। और हिंदी यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ जो हमें भारत में मिलता है वो है ऋग्वेद, ठीक है, जो कि इसी काल में रचा गया था। मतलब मौखिक था, इस समय उसको रचना नहीं मिली थी, लेकिन मौखिक इस ग्रंथ को इसी काल में रचा गया था, ठीक है।
और इस ग्रंथ में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख है। जो लोग यहाँ पे आए उन्हें आर्य कहा जाता है, ठीक है। और इस आर्य शब्द का 36 बार यहाँ पे उल्लेख है, ठीक है। अब ये लोग सेंट्रल एशिया से आए ना, उसका इस ऋग्वेद से भी संबंध है। जैसे ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद जो इनका ग्रंथ था वो अवेस्ता से मिलता जुलता है, जो कि एक ईरानी ग्रंथ है, प्राचीनतम ईरानी ग्रंथ है, ठीक है, उससे मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देवताओं और सामाजिक वर्गों का जो नाम है ना वो एक समान है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसा लगता है कि इनका इंटरफेयर वहाँ भी रहा होगा और वहीं से ये घूमते फिरते यहाँ भी पहुँचे होंगे, ठीक है। तो इस तरह की बात हुई होगी। ये जो लोग थे आर्य लोग, वो छेद वाली कुल्हाड़ी का यूज करते थे, कांसे के कटार का यूज करते थे और खड़गों का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका साक्ष्य हमें मिला है। कहाँ पे मिला है? सेंट्रल एशिया में मिला है, तजाकिस्तान में, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की स्वात घाटी में देखें, इस टाइम पीरियड में अगर हम पाकिस्तान की स्वात घाटी में देखें तो यहाँ घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं और एक प्रथा शवदाह की, मतलब जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जलाने की जो प्रथा थी उसका भी प्रचलन हम पाकिस्तान की स्वात घाटी में इस टाइम पीरियड में देखते हैं, जब ये लोग यहाँ पे आने वाले थे, ठीक है ना, आ रहे थे और रहने लगे थे, मतलब, ठीक है। पाकिस्तान के पिराक क्षेत्र और गोमल घाटी में भी हमें इसी तरह के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि ये लोग आए कहाँ से थे, ठीक है, और ये लोग किस तरह से यहाँ पे आए और कहाँ पे रहने लगे थे। इनकी बेसिक जो विशेषता थी मतलब इसके समाज की, वो भी हमने जान लिया, ठीक है। इनकी जो सबसे प्रमुख नदी थी ना वो सिंधु नदी थी, और इनकी एक नदी और थी वहाँ पे जो सिंधु नदी के ही बगल में है, हरियाणा वाले क्षेत्र में, वहाँ पे एक सरस्वती नदी बहती थी उस समय के टाइम पीरियड में। आज तो वो जगह सूख गई है, लेकिन पहले वहाँ पे नदी बहती थी, ठीक है। तो उस नदी को ये लोग अपना सर्वश्रेष्ठ नदी कहते हैं, ठीक है, नदी तमा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी कौन थी? तो सिंधु नदी। सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी यानी नदी तमा कौन थी? तो सरस्वती नदी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले पार्ट को यानी इसके सामाजिक जीवन को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक जीवन, उसके बाद धार्मिक जीवन, तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी, ठीक है, और ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।